नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर से आगे। खबर तो आप जानते ही हैं, लेकिन हम बताते हैं उससे आगे। बीते 7 दिनों से विकास दुबे सुर्खियां बटोर रहा है और उसकी गिरफ्तारी की खबर आप जानते होंगे, लेकिन हम बताएंगे उससे आगे। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। अरे हवाई नहीं, मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं। इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो कुख्यात अपराधी है, जो किसी को मौत के घाट उतारते समय अपनी पलकें भी नहीं झपकाता, वो आज अपनी जान बचाने के लिए जिस तरह से पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि मैं विकास दुबे हूं, ताकि पुलिस उसका एनकाउंटर न कर दे। इसे देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि विकास यादव दरअसल अपनी जिंदगी की दुहाई की मांग कर रहा है और उसे बहुत डर लग रहा है, बहुत डरपोक है, बहुत कायर है ये आदमी। लेकिन इसकी गिरफ्तारी से एक बार फिर ऐसा आपको एहसास हो रहा होगा कि कानून के हाथ लंबे हैं, पहुंच ही जाते हैं आखिरकार। उत्तर प्रदेश की पुलिस, सरकार और अपराध से नफरत करने वाले तमाम लोग, पूरा समाज शायद ये चाहता होगा कि जल्द से जल्द विकास दुबे का अंत हो जाए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की है, उसका तो अंत होना ही चाहिए। लेकिन आज की जो घटना है उसका एक दूसरा पहलू है जो आपके लिए समझना आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है कि यही विकास दुबे चाहता हो। वो अच्छी तरह से जानता था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की हत्या अगर वो चढ़ गया तो उसे मार दिया जा सकता है, उसका एनकाउंटर हो सकता है। विकास के साथियों का जिस तरह से एनकाउंटर हुआ और जिस निर्मम अंदाज में विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा था, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था, ऐसी आशंकाएं थी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस विकास दुबे को भी साफ कर सकती है। लिहाजा विकास ने साजिश रची। तंदूर कांड, जी हां, याद कीजिएगा 90 के दशक का तंदूर कांड। उस समय रोमेश शर्मा की तर्ज पर रोमेश शर्मा ने उस वक्त तिरुपति में भगवान के दर्शन करने के बाद अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर किया था। आज भोलेनाथ के सामने दर्शन करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि खुद अपने आप को पुलिस के सामने प्रस्तुत किया विकास दुबे ने। ये बातें तो आप जानते होंगे, लेकिन इसके पीछे की साजिश का दिमाग क्या है, यह समझना आपके लिए आवश्यक है। विकास दुबे का यह कोई पहला अपराध नहीं है, और हां, यह कोई ऐसा अपराधी भी नहीं है जो एनकाउंटर से बचने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है, ऐसे लोग अपनी गिरफ्तारी करवाना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जेलों में बंद ऐसे कई कुख्यात अपराधी हैं जो सलाखों के पीछे अपना पूरे अपराध का साम्राज्य चलाते हैं। आइए जरा कुछ ऐसे लोगों को आपसे मिलवाते हैं जो दरअसल अपराधी पृष्ठभूमि से आते हैं, राजनीति में बड़ा नाम है और उत्तर प्रदेश की जेलों से अपनी पूरे साम्राज्य को चलाते हैं। मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़ा नाम है, जिसकी पहचान एक बाहुबली नेता के तौर पर है। मुख्तार अंसारी बीते 15 सालों से जेल में बंद है और लगातार 5 बार विधायक भी रह चुका है। मुख्तार अंसारी पर मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे 40 से ज्यादा मामले चल रहे हैं और ये सारे मामले अभी चल रहे हैं। इसके बावजूद जेल के भीतर बैठकर मुख्तार अंसारी अपने साम्राज्य को पूरी तरीके से संभाल रहा है। दूसरा नाम विजय मिश्र। यह व्यक्ति जो कि 4 बार लगातार विधायक रह चुका है। विजय मिश्र अपने ऊपर 16 आपराधिक मामलों की बात खुद स्वीकार कर चुका है 2017 के विधानसभा के अपने चुनाव के हलफनामे में। विजय मिश्र पर हत्या और हत्या की कोशिशों जैसे तमाम आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन इसकी हुकूमत, इसकी तूती चलती है जेल के भीतर से। तीसरा नाम आपके सामने जो राष्ट्रीय राजनीतिक पृष्ठभूमि का, इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी। खब्बू तिवारी को उत्तर प्रदेश में कौन नहीं जानता। फिलहाल अयोध्या के गोसाईगंज सीट से भाजपा के विधायक हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं। पार्टी बदलना इनके लिए कपड़े बदलने के बराबर है। खब्बू तिवारी पर हत्या की कोशिश करना, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण और स्थानीय दबदबे की वजह से अपने साम्राज्य को पूरी तरीके से बनाए हुए हैं, जेल के भीतर से हुकूमत चलाते हैं। हमीरपुर से ही भाजपा के विधायक हैं अशोक सिंह चंदेल। इनका नाम भी कुछ अलग नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अशोक सिंह को 23 साल पुराने एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उनकी विधायकी को रद्द कर दिया गया है। अशोक सिंह चंदेल पर हत्या, किडनैपिंग जैसे आपराधिक मामलों की लंबी फहरिस्त है। इनकी भी कुछ यही हाल है। और ठीक वैसे ही जैसे कि अबू सलेम मुंबई की जेल में बैठा हुआ है, पुर्तगाल से उसे लाया गया था एक्स्ट्राडाइट करके, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक ये शूटर्स और उगाही के जरिए अपना धंधा चला रहा है। यानी कि तमाम ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से होते हुए भी या फिर आपराधिक पृष्ठभूमि होते हुए भी अपना काम चला रहे हैं। अब आइए उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे नामचीन लोगों की बात आपके सामने करते हैं जो कि हमेशा गलत चीजों के लिए जाने जाते हैं। ये सिर्फ अपराध से अपनी सत्ता चलाते हैं।
इस लिस्ट में विकास दुबे का नाम सबसे, माफ कीजिएगा, विकास दुबे के अलावा इस लिस्ट में और जो नाम शामिल हैं वो आपके सामने पहले प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि के अलावा ये वो लोग हैं जो डॉन हैं। सुनील राठी, पूर्वांचल के डॉन के नाम पर सुनील राठी मशहूर हैं। हत्या के आरोप में जेल में है, लेकिन जेल के भीतर रहते हुए भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इनके नाम का सिक्का चलता है। अपने पिता की हत्या के साथ साथ अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले सुनील के ऊपर बड़े बड़े आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरा नाम भूपेंद्र बफर, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हत्या और अपहरण जैसे अपराधों के लिए एक जाना पहचाना नाम है। आजमगढ़ की जेल में बंद है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ दिनों पहले इसने जेल में रहते हुए वीडियो कॉल किया था और अपने गैंग को एक्टिवेट भी किया था। इस घटना से आप समझ जाइए कि कैसे जेल के भीतर रहते हुए भी ये तमाम लोग, भूपेंद्र जैसे लोग, अपना दबदबा बना लेते हैं। तीसरा नाम है उद्धम सिंह, जो कि मेरठ के जेल में बंद है। उद्धम सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लूट, हत्या और अपहरण जैसे क्राइम के लिए जाना जाता है। इसकी गैंग आज भी मेरठ और उसके आसपास के इलाके में लोगों को दहशाती है, पूरी तरीके से एक्टिव है। इन अपराधियों की लिस्ट को देखकर आप समझ चुके होंगे कि दरअसल विकास दुबे जेल में रहकर भी अपने आप को एक मास्टरमाइंड के तौर पर अपने साम्राज्य को चलाने की कोशिश बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि पुलिस वालों के साथ इसकी दोस्ती की मिसाल हम सबके सामने है। गिरफ्तारी से पहले कुछ पुलिस वालों के फोन कॉल्स, विकास दुबे के फरार होने के साथ ही पुलिस वालों की संलग्नता, ये तमाम बातें सामने हैं। इसके अलावा विकास यादव के राजनीतिक मंसूबे भी हैं। ब्राह्मण समाज में कुछ लोग विकास दुबे को एक खूंखार अपराधी नहीं मानते, बल्कि एक रॉबिन हुड मानते हैं। इसके अलावा अच्छी राजनीति और उसके साथ साथ संबंध की वजह से इसने अपने ग्राफ को हमेशा बढ़ाए रखा, जो कि आपराधिक ग्राफ है। विकास दुबे, ऐसा कि तमाम लोग मानते हैं, पुलिस की सिस्टम की तमाम पेचों को जानता है और जानता है कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अभी तो आपने 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया, जिसमें से 2 अरेस्ट हो गए, लेकिन उस इलाके में हम जब जाते हैं तो चौबेपुर थाना हो या बिल्हौर हो या शिवली हो, सब जगह ये कहा जाता है कि विकास दुबे का सिक्का चलता था। गांव वालों से हमने बात की, गांव वालों ने कहा कि कोई भी मामला यहाँ पे दर्ज पुलिस नहीं करती थी, कहती थी पहले पंडित जी के पास जाओ, पंडित जी की पंचायत लगती थी, जो पंडित जी फैसला करते थे वही हमें मानना पड़ता था, नहीं तो हमारे साथ मारपीट की जाती थी। तो कैसे पुलिस वाले एक अपराधी के अंडर में वहाँ पे काम करते थे? ये कहना 100% गलत होगा कि पुलिस वाले उनके अंडर में काम करते थे, और जिस तरह के तथ्य उभर के आए हैं उसी कारण से आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा थाने को वहाँ से शिफ्ट किया गया है, चेंज किया गया है, और जो कमियां हैं वो विभाग उसको कमी को पूरी करेगा और आगे सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की चीज़ें ना हों, और सभी जगह इस तरह से चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, लेकिन इस तरह के एबरेशंस कैसे हो गए, ये एक सोचने की बिंदु है, और करेक्टिव मेजर्स जो है हम डेफिनेटली लेंगे। हमारे जो सिस्टम में कमी है, जो सिस्टमिक चेंजेस हैं और सिस्टमिक लैप्सेस हैं, उसको भी हम दूर करेंगे। हर जात का जो सबसे उदंड और सबसे जघन्य अपराध करने वाला जो घोषित अपराधी है, वो समाज का अगुवा कैसे हो जाएगा, नेता कैसे हो जाएगा? उसको हीरो बनाइएगा, उसको संरक्षण दीजिएगा, उसका सहयोग कीजिएगा, उसको शेर बोलिएगा, उसके पीछे खड़ा होकर के उसका महिमा मंडन कीजिएगा, उसको फूलमाला पहनाइएगा और उसको हीरो बनाइएगा, तो बचेगा यह समाज। हर जात का आदमी अपने जात के सबसे खूंखार क्रिमिनल को कहे कि हमारे जात का शेर है, हीरो है, हमारा भगवान है, उसका जिंदाबाद करे, उसके पीछे अपनी पूरी ताकत लगा करके उसका महिमा मंडन करे, ये समाज बचेगा? ये बहुत ज्वलंत सवाल हैं जो आज हम सबके सामने हैं, क्योंकि अगर ब्राह्मण समाज के कुछ लोग ऐसा चाहते हैं तो जाहिर सी बात है विकास दुबे जैसे अपराधी आगे बढ़ते रहेंगे। सामाजिक संरक्षण, राजनीतिक रसूख और पुलिस से दोस्ती के अलावा उत्तर प्रदेश के अपराधियों की बचने की जो राह है वो इसलिए भी आसान हो जाती है क्योंकि तारीख पर तारीख वाली हमारी लंबी कानूनी प्रक्रिया अपराधियों को सजा तक पहुंचने ही नहीं देती। इसके लिए आपको यह समझना आवश्यक है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में अपराधियों के कन्विक्शन रेट, यानी कि मुकदमा चलने के बाद उनको सजा मिलने का जो रेट है ये बड़ा कम है, बहुत कम। उत्तर प्रदेश में जितने आपराधिक ट्रायल हुए हैं उसमें सिर्फ 6% लोग, जी हां 6% लोगों को ही सजा मिल पाई है।
एनसीआरबी के डेटा के आधार पर 2018 में उत्तर प्रदेश की अदालतों में 4,27,175 मामले ट्रायल के लिए भेजे गए, लेकिन इनमें से सिर्फ 24,215 लोगों को ही सजा हो पाई। अगर आप इसको आंकड़े में देखें तो सिर्फ 5.6% लोग जिनके ऊपर मामले चले उन्हें सजा हुई, जबकि 9,815 लोगों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया और 37,440 लोग अदालत से बाइज्जत बरी हो गए क्योंकि उनके खिलाफ सबूत का अभाव था और पुलिस की जांच पूरी नहीं थी। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को उनके अपराध की सजा क्यों नहीं मिलती। इसका बड़ा सीधा सा जवाब है। वजह यह है कि पुलिस की जांच आमतौर पर सभी राज्यों में बहुत धीमी है और उत्तर प्रदेश में भी बहुत धीमी है। गवाह और सबूत मिलते नहीं हैं या फिर वक्त रहते मिटा दिए जाते हैं। कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि मामले सालों चलते रहते हैं। अपराधी अपराध करता रहता है और उसका रसूख बढ़ता चला जाता है। यही वजह है कि अपराधी लगातार अपराध करके बचता रहता है और क्राइम से अपने आप को बचाता रहता है। उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसे समझने के लिए भी आपको यह समझना पड़ेगा कि कानून की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में कितनी धीमी चल रही है। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि दरअसल 2018 में उत्तर प्रदेश में 5,85,000 आपराधिक मामले रिकॉर्ड किए गए। इसमें से वायलेंट क्राइम, हिंसक अपराध, रेप, लूट, मर्डर, इन सब में उत्तर प्रदेश पूरे देश भर में नंबर 1 है। 2018 में सबसे ज्यादा 4,018 हत्याएं उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई। इसके अलावा 21,000 से ज्यादा किडनैपिंग उत्तर प्रदेश में हुई, यानी कि देश में सबसे ज्यादा किडनैपिंग। महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 2018 में 60,000 ऐसे मामले दर्ज किए गए, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति बहुत ही ज्यादा विकट है उत्तर प्रदेश में। बलात्कार के मामले भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, 3,986 दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में 2017 में ड्यूटी के दौरान 93 पुलिसकर्मियों की जान गई, 93 पुलिसकर्मियों की, जबकि 2018 में 70 पुलिसकर्मियों को शहीद किया गया है अपराधियों के द्वारा। अपराध को कम करने की तमाम कोशिशें उत्तर प्रदेश में हुई हैं, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है इस ग्राफ में जरा कमी आई है। इसके बावजूद आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि कैसे अपराधियों में इस बात का भय हो कि जल्द से जल्द उनके अपराधों की सजा उन्हें मिलेगी। कानूनी प्रक्रिया अगर लंबी चलती रहेगी, अगर कन्विक्शन रेट 5% के आसपास होगा तो अपराधी कहां डरेंगे। आज जरूरत है कि पुलिस अपनी जांच जल्द से जल्द खत्म करे, अपराधियों को सजा हो, एक ऐसी नजीर बने कि उसके बाद फिर वाकई में ऐसा कभी ना हो पाए। हम आपको इसके साथ साथ यह भी बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास दुबे जैसे अपराधी दरअसल बहुत ही विकसित मानसिकता वाले लोग हैं। विकास के बारे में जरा ये जानकारी आप समझिए और उसकी मानसिक स्थिति को समझिए, कितना बड़ा क्रिमिनल है ये। विकास दुबे ने क्राइम की शुरुआत मारपीट के जरिए की थी, जब उसके पिता के गांव में किसी व्यक्ति से उसकी बहस हो गई थी। इसके बाद विकास ने अपने गैंग बनाया। साल 1990 में विकास दुबे पर पहली बार जमीन कब्जा करने को लेकर गांव में एक व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा। 1990 में साल 1992 में एक और हत्या उसने की और यह आरोप भी विकास दुबे के ऊपर लगा। साल 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या उसने की और ऐसा बताया जाता है कि विकास दुबे ने इस हत्या के बाद प्रिंसिपल साहब के खून से अपने हाथ रंगे थे। इसी साल 2000 में राम बाबू यादव हत्या के तार भी विकास दुबे से जुड़े। साल 2001 यानी कि सोचिए आज से हम 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, बीजेपी के राज्य मंत्री संतोष शुक्ल की हत्या में विकास दुबे ने थाने के भीतर करके अपना नाम दर्ज किया था। 2004 में केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या में भी विकास दुबे को आरोपी बताया गया है। 2018 में अपने ही चचेरे भाई अनुपम पर जानलेवा हमला करने का आरोप भी विकास दुबे पर है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो एकदम विकृत मानसिकता का है। साइकोलॉजिकल केस इसके ऊपर आप कह सकते हैं। हत्या की कोशिश समेत 60 से ज्यादा मामले इसके ऊपर हैं और 6 बार गुंडा एक्ट लगाया जा चुका है। आप जरा समझिए कि यह व्यक्ति कितना खूंखार है।
इस घटना के बाद मैं इतना दुखी हूं, बहुत ही जघन्य है ये। जानवर है, उसकी चेतना समाप्त हो गई है। वो आदमी की शक्ल में जानवर है, इंसान है ही नहीं, भेड़िया है वो समाज के लिए खतरा है। और जो उसको संरक्षण देंगे, सहयोग कर देंगे, वो पूरे समाज का विनाश करेगा। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी की बात को आपने सुना। एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूरे समाज के लिए खतरा है, क्या इस व्यक्ति को जल्द से जल्द सजा देकर जेल की सलाखों के पीछे या फिर उसके लिए जो भी सजा मुकर्रर हो, अगर उसे फांसी पर लटकाया जाना चाहिए तो क्यों ना किया जाए। कानून का पहिया धीमा चलेगा तो अपराधी के सीने में रहेगा और अपराध बढ़ता रहेगा। अपराधी को सजा फौरन दिलाना हम सबका बुनियादी हक है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से यही उम्मीद भी है। हम बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबर से आगे में अब आपको एक और बड़ी खबर, कैसे इंडियन आर्मी ने मोबाइल ऐप पर सर्जिकल स्ट्राइक की। अगर आपको पता भी है तो इसके आगे की खबर हम बताएंगे। बन रही हमारे साथ। आप देख रहे हैं खबर से आगे। सरकार ने 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया, यह खबर आप जानते होंगे। सेना ने तकरीबन 90 ऐप पर सैनिकों के लिए प्रतिबंध लगाया, शायद इसके बारे में भी आप जानते होंगे। लेकिन इसी खबर पर इससे आगे 13 लाख लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। करीब 90 मोबाइल ऐप्स से वो दूर रहेंगे। सोशल मीडिया में उनकी कोई उपस्थिति नहीं होगी। यह आदेश भारतीय सेना का है। पिछले साल दिसंबर में भारतीय नौसेना ने अपने 1 लाख से भी अधिक नौसैनिकों को ऐसा ही आदेश पारित किया था। ऐसा क्यों किया गया, यह जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। दरअसल सेना का यह मानना है कि तमाम ये ऐप्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, वीचैट, शेयरिट, ट्रू कॉलर, टिंडर, डेली हंट, कैम स्कैनर, यूसी ब्राउजर, इस तरह के तमाम ऐप्स आपके जानकारियों को निकालते हैं और उस जानकारी को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सेना के लिए यह बहुत चिंता का विषय है। चीन के साथ संबंधों में आई खटास के बाद से भारत सरकार ने, जैसा कि हमने आपको बताया, 59 ऐप पर जो प्रतिबंध लगाया वो सब आपके सामने है। लेकिन इसकी वजह क्या है? चीन और उत्तर कोरिया जैसे तमाम देश गुप्त जानकारियों को आपके मोबाइल फोन से चुराते हैं। भारतीय सेना को इस बात की जानकारी बीते कुछ सालों से है कि दुश्मन देश भारतीय सैनिकों, अधिकारियों और अहम मंत्रालयों में काम करने वाले नौकरशाहों के मोबाइल फोन पर नजर रखे हुए हैं। चीन और पाकिस्तान स्मार्टफोन के जरिए सरकार और सरकार में काम कर रहे कर्मचारियों और सैनिकों से गुप्त जानकारी चुराने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक का इस्तेमाल कर सैनिकों और अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश भी की जाती है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। मसलन हम आपके सामने रखते हैं डेटा। 2014 में हैदराबाद के सिकंदराबाद में भारतीय सेना के नायब सूबेदार पाटन कुमार पोद्दार पाकिस्तानी महिला जासूस के जाल में फंस चुके थे। खुफिया जानकारी उन्होंने साझा की, यह जानकारी हम सबके सामने है। 2014 में ही पठानकोट एयरबेस स्टेशन में तैनात एयरमैन सुनील कुमार को ईमेल के जरिए एक महिला को गुप्त जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। साल 2015 में एयरमैन रंजीत के को दामिनी मॉकटेल नाम की महिला ने हनी ट्रैप में फंसाया और एयरफोर्स की खुफिया जानकारी उनसे लीक करवाई। 2018 में वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अरुण मरवाह को पाकिस्तानी एजेंट्स को गोपनीय सूचनाएं और दस्तावेज लीक करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। 2018 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में 506 आर्मी बेस वर्कशॉप के हाइड्रोलिक कंडीशन पेपर लीक मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल को भी गिरफ्तार किया गया था। 2018 में ही अच्युतानंद मिश्र नाम के बीएसएफ जवान को उत्तर प्रदेश एटीएस ने नोएडा से गिरफ्तार किया था। इनके ऊपर भी कुछ इसी तरह के आरोप थे, क्योंकि एक महिला के साथ इन्होंने किस खुफिया जानकारी को साझा किया था। पिछले साल सेना के जवान सोमवीर को जैसलमेर के आईएसआई एजेंट को बेहद संवेदनशील जानकारी लीक करने के मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। तो ये जानकारी आपके सामने है। इन तमाम खतरों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने खुफिया जानकारियां दुश्मन तक न पहुंचाने के लिए ये तमाम कदम उठाए हैं। सेना ने अपने ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स के अधिकारियों में पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
मिलिट्री विभाग से जुड़ा कोई भी व्यक्ति कोई भी पेन ड्राइव का इस्तेमाल नहीं कर सकता। व्हाट्सएप पर कोई जानकारी साझा नहीं की जा सकती, व्हाट्सएप का इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। इसके साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रक्षा संबंधी अधिकारियों और सैनिकों को दूर रहने का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। भले ही व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, चैट्स ऐप जो तमाम हैं वो दावा करती हैं कि ये सब इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करती हैं, आपके सभी डेटा सुरक्षित है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इनके सर्वर हिंदुस्तान के बाहर हैं। ये कंपनियां चाहे जो कुछ भी करें, गुप्त जानकारियां जब चाहें तब अपने हिसाब से निकाल सकती हैं, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, इन्हें हैक भी किया जा सकता है। इन ऐप्स के जरिए हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि कुछ एक ऐप्स ऐसे हैं जो बड़ा खतरनाक हैं और देश की सुरक्षा के लिए भी ये ऐप बहुत मुश्किल साबित होते हैं। इसलिए आप भी अपने आप को सुरक्षित रखिए। सरकार तो अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है, क्या आप अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं? खबर से आग में हम आपको अभी तक इतना दिखा रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकी हमला हुआ है। इस बड़ी खबर के साथ शुरू भी आपके सामने बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।